गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। कर रहे हो हिमांशु पांडे? चल रही है यस सर। पी ब्लॉक स्टार्ट किया है या पी ब्लॉक अभी बाद में करोगे? कर दिया सर। पी ब्लॉक भी स्टार्ट कर देना, चाहे रोज आधा घंटा ही पढ़ लो उसको, थोड़ा थोड़ा सा करते रहो पी ब्लॉक ना पैरेलल में। आधा घंटा कोई ज्यादा टाइम नहीं होता। एक 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 डेढ़ पेज भी करते रहोगे रोज तो वो इजीली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। रोज का एक पेज डेढ़ पेज उस तरीके से रख लो, आधे घंटे में आराम से हो जाएगा। तो ये है कि जब कोऑर्डिनेशन की भी एनसीईआरटी लगाते हैं ना सर साथ साथ में? क्या कह रहे हो? कोऑर्डिनेशन की भी जो एनसीईआरटी है वो साथ साथ पढ़ते रहे सर, जैसे हम क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जिन चैप्टर की पढ़ने की जरूरत है वो आपको बताई जा रही है। कोऑर्डिनेशन तो इतना लॉजिकल चैप्टर है कि उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि वो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, कुछ चीजों को छोड़कर। तो कोऑर्डिनेशन में भी पढ़वाएंगे हो तो एनसीईआरटी तो आपको वही बोर्ड के लिए तो पूरा पढ़ना ही है, बट वो नहीं। अभी मैं जिस पर्पज से आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ वो जिन चैप्टर के लिए बोला है बस उन्हीं के लिए पढ़ना है आपको। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक बहुत काफी लंबा चलेगा आपका। अभी तो आप 11th वाला कर रहे हो, उसके बाद में 4 ग्रुप और आएंगे 12th वाले। पी सबसे बड़ा है, उसके बाद में डी और एफ वो भी ज्यादा नहीं है, एक वीक में वो भी आप कर लोगे, एक एक दो दो पेज पढ़ोगे तो पहले फटाफट जब तक हमारा ये कंप्लीट हो आपको पी ब्लॉक कंप्लीट करना है। पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये समझ लो लगभग आधी इनऑर्गेनिक हो गई। पी ब्लॉक जब आप खत्म करोगे तो आपको इनऑर्गेनिक का थोड़ा थोड़ा फील आने लग जाएगा कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे होता है। पी ब्लॉक अपने अंदर मतलब सारी इनऑर्गेनिक पी ब्लॉक के अंदर आ जाती है एक तरीके से। उसके बाद में डी और एफ छोटा है, जैसा आपने एस ब्लॉक पढ़ा है छोटा सा, उसी तरीके से डी और एफ मिला करके है, ज्यादा बड़ा नहीं है वो, थोड़ा बहुत उसमें है। K2Cr27 कैसे बनता है, KMnO4 कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट की कौन सी स्टेबल होती है, वो सब चीजें कुछ हैं। कलर वगैरह किस तरीके से आता है कंपाउंड में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आज बताइए आज क्या करना चाहोगे? ये मैं सोच रहा था कि आज वीपीटी आपका कंप्लीट करवा देता, ये जो थोड़ा फ्लो चल रहा है उसका, क्योंकि वो पोर्शन आधा सा रह गया ना बीच में कल जो हम कर रहे थे, तो उसको पहले थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम और इनऑर्गेनिक ले रहे हैं, चाहे भले नेक्स्ट वीक में फिर हम इनऑर्गेनिक नहीं लेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा एक सेकंड, आप में से कोई मुझे ये बताओ कि मेरे डेस्कटॉप पे जितने भी डॉक्यूमेंटेड फाइल थी, जैसे कुछ पीडीएफ है, कुछ स्क्रीनशॉट है, कुछ है, उस पे सब पे अपने आप एक ग्रीन कलर का टिक लग के आ गया है, वो क्या है, क्यों आया है, कैसे हटाना है, क्या चक्कर है ये? सर थोड़ा इलेबोरेट कर दो। मतलब जितने भी पीडीएफ हैं या कोई एक्सेल शीट है, सब पे टिक लगा हुआ आ रहा है ग्रीन सर वो कलर। लेफ्ट कलर में छोटा सा बनाता होएगा ना? हाँ हाँ, लेफ्ट में छोटा सा ही बना हुआ है। शॉर्टकट आइकन तो नहीं कह रहे आप? सर आपके पास लैपटॉप में वन ड्राइव होएगी ना हाँ शायद? सर वो हाँ। वन ड्राइव में अपलोड हो रहे हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स साइड बाय साइड। यस सर, वो वन ड्राइव का मतलब ये है। यस सर, अगर आप वन ड्राइव अनइंस्टॉल कर लोगे अपने लैपटॉप से तो हट जाएंगे वो डिस्क भी। ओके 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 ओके, ठीक ठीक, हाँ वो मैंने कल परसों ही किया था तब से होने लगा है, ठीक है। एक सेकंड, होस्ट, हाँ होस्ट में ही हूँ ना। स्क्रीन शेयर।
हाँ जी, तो लास्ट मैंने क्या दिया था आपको, एक मैंने होमवर्क में दिया था आपको एक क्वेश्चन, है ना, सानिध्य पीटी के बारे में कुछ पता चला? प्लेटिनम कहाँ होता है, क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सानिध्य आवाज आ रही है? सर वो मैंने ना मतलब मैंने बस वो सर्च ही करा था गूगल पे, याद नहीं करा मैंने। कोई बात नहीं, बट पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन पता चली क्या, पीटी कहाँ आता है? यस सर, वो सामने ही है मेरे, पता चल। इधर देखो, आपके पास में ये आयरन, एक मिनट, हाँ जी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। उस निकेल के नीचे और फिर उसके नीचे यहाँ आता है आपके पास में पीटी, पिटाई और होगी, और यहाँ आता है पीडी। ये सब पीरियोडिक टेबल में 11th क्लास में आपको सब कुछ याद करवाया हुआ है ना। तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या चल रहा है? निकेल का कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 3d8। तो बताइए पीडी का क्या हो जाएगा? 5s2 और 4d8। 8, yes sir. और पीटी का क्या हो जाएगा? 6s2, 6s 5d, और 5d। अब 5d8. इसमें वो ये हो सकता है शायद इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना रह करके यहाँ आते हैं, 6s0 5d10 रहता है कुछ इस तरीके से, बट उससे फर्क पड़ेगा नहीं अभी यहाँ पर। चलिए देखिए, तो हमने NiCl4 माइनस पढ़ा था कल, कृति ने एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने सबने लिखा हुआ होगा। NiCl4 माइनस के बारे में बताइए क्या क्या हुआ था इसमें। Cl कैसा लिगेंड था आपका, वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड? वीक फील्ड। वीक फील्ड लिगेंड था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यहाँ पर निकेल +2 में है, 2 हट गए, 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास इस तरीके से रहते थे, दो पेयरिंग नहीं मानते हैं। होती थी, पेयरिंग नहीं होती थी, तो फिर 4 अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल होते थे आपके, सॉरी वैकेंट ऑर्बिटल, वो कौन कौन से होते थे? S और P। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था NiCl4 का? sp3। और शेप क्या आई थी इसकी? अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है यहाँ पर, क्लियर कर देता हूं मैं कि भाई पीटी जो है बिल्कुल निकल जैसा ही है। अब हमारे पास कंपाउंड है PtCl4 माइनस, PtCl4 2 माइनस, तो फिर हम सोचते हैं अच्छा प्लेटिनम है, प्लेटिनम तो निकल का ही बड़ा भाई है, तो ये तो बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। यहाँ पर ये 3D था, तो 3D की जगह उसमें 5D हो जाएगा, और 5D होने के बाद में आपके पास ये वाला 6s और 6p खाली रहेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना चाहिए? sp3। और शेप क्या हो जानी चाहिए? टेट्राहेड्रल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है भाई, प्लेटिनम में ये जो क्लोरीन है, ये है आपके पास में 5D में 8 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका 6s, ये है आपका 6p। हाँ जी, इस केस में क्लोरीन पेयरिंग करवा देता है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करवा देता है। क्लोरीन जो है वो पेयरिंग करवा देता है, और जब क्लोरीन पेयरिंग करवा देता है, तो फिर तो कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। हाँ जी, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन इसका?
क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? DSP DSP2 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 सॉरी कितने आ गए? 4। क्या बोलेंगे इनको? DSP2 हाइब्रिडाइज्ड। और फाइनली शेप क्या हो गई आपकी? Square planar. square planar सवाल यहाँ ये आता है कि भाई आपके पास Cl माइनस, वहां तो वीक फील्ड लिगेंड था, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे हो जाएगा? अब अगर सब चीजें इतनी स्मूथ स्मूथ चलने लगे तो फिर तो आपको इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगने लग जाएगी, इनऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा आपको। इनऑर्गेनिक ऐसा कोई मौका देगी नहीं आपको जहां आपको लगे कि अच्छा ये तो सब कुछ एकदम लॉजिकल चल रहा है ना? तो इसमें होता क्या है बेसिकली, आपके पास में कोई लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ये अकेला उस लीगेंड पे नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है उस लीगेंड के सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस पे। तो ज्यादातर आपके पास में जो 3D वाले जो एलिमेंट हैं, 3D सीरीज वाले जो एलिमेंट हैं, उनके साथ जो आपके हेलोजन होते हैं ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। लेकिन जब हम 4D या 5D में आते हैं तब हेलोजन्स का इनके साथ इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग टाइप का हो जाता है हेलोजन्स का, और यही हेलोजन उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाते हैं। इवन इसमें मैं अगर आपसे कहूं तो प्लेटिनम के साथ तो कोई भी लिगेंड वीक फील्ड रहता ही नहीं है, प्लेटिनम तो सबको ही स्ट्रॉन्ग फील्ड बना देता है। मतलब एक यहाँ नोट लिखेंगे हम, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कई क्वेश्चन में इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। क्या नोट है? कि इन all of its 4 coordinated complex, 4 coordinated complex, 4 coordinated का क्या मतलब हुआ? 4 coordinated का क्या मतलब हुआ? चार ligand 4 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिगेंड हो सकता है 2 ही हो, लिगेंड हो सकता है सिंगल हो, टेट्राडेंटेट लिगेंड भी तो हो सकता है भाई। 4 कोऑर्डिनेट का मतलब है लोन पेयर 4 एक्सेप्ट करे हैं, 4 के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ है उसका। In all of its 4 coordinated complexes, platinum and palladium show DsP2 hybridization and acquire स्क्वायर प्लेनर शेप। स्क्वायर प्लेनर शेप, हाँ जी, नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से क्या आ रहा था प्लेटिनम का PtCl4 2- का शेप हाइब्रिडेशन क्या आना चाहिए था? sp3 टेट्राहेड्रल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्लेटिनम और पैलेडियम के जितने भी 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं सब आपके पास कैसे होते हैं? स्क्वायर प्लेनर होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। सर मेरा थोड़ा सा नेट लैग हो रहा था, इसका आपने रीजन भी बताया है? क्या कह रहे हो? इसका रीजन भी बताया है आपने? इसका रीजन ये बताया है कि आपके पास में कोई लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, वो अकेला उस लीगेंड के हाथ में नहीं होता। ये होता है उस लीगेंड के मेटल के साथ इंटरेक्शन कैसा है, वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है वीक है, किस टाइप का है, जो इलेक्ट्रॉन जब देगा उस टाइम पर। तो केवल Cl माइनस हमारा वीक फील्ड लिगेंड है ये नहीं कह सकते, वो उसका कितना उसका फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करेगा साथ में मेटल कौन सा है। तो जनरली जो हमारे 3D सीरीज के जो मेटल होते हैं उनके साथ हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन 5D 4D सीरीज के एलिमेंट्स के साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाता है। ओके सर।
तो लॉजिकल है चैप्टर, काफी हद तक लॉजिकल है, बट कुछ चीजें आपको साथ में याद भी रखनी पड़ेंगी इस चैप्टर में। सर हाँ जी, ये फील्ड कैसे डिसाइड होता है ये अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ाएंगे आपको। ये सब एक्सप्लेनेशन एक्चुअली ये तो देती नहीं है बीपीटी, ये तो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि अभी मैं आपसे डायरेक्टली ये कह दूं कि नहीं इसमें ऐसा होता है, अभी हम इसको बाद में उसमें पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, तो फिर चीजें थोड़ी सी आप क्लिक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको ये चीज एडिशनल बताता जा रहा हूँ, जो कि वीबीटी का पार्ट नहीं है। ये सब जहां पे भी ये फील्ड आ गया ना, ये सब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पार्ट है। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो हाथ खड़े कर देती है कि ठीक है ये ऐसा होता है, ये ऐसा है, नहीं पता उसको क्यों है कैसा है, यही सब इसके लिमिटेशंस हैं। चलिए भाई, एक और जरा कॉम्प्लेक्स देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है वो, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। हटा दूं इसको, लिख लिया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, अगला कंपाउंड है आपके पास में Cu NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, 2 पॉजिटिव। कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली क्या है, सिंपल, आपने अमोनिया पानी में घोल रखी है, तो अमोनिया का एक सोल्यूशन है जिसमें आपने कॉपर +2 आयन डाल दिया है, वो अपने आप ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है कॉपर+2। तो अब पहले तो आप अपने नॉर्मल लॉजिक से बताइए इसका हाइड्रेशन क्या होना चाहिए, शेप क्या होनी चाहिए, फिर हम बताएंगे। क्या कीजिए, sp3 हाँ भाई, कॉपर सर एक मिनट सानिध्य कॉन्फ़िगरेशन बताएगा आज मुझे कॉपर का। बोलिए सानिध्य। 4s1 3d10। 4s1 3d10। कॉपर+2 का क्या हो गया? 4s0 3d9। चलिए भाई, 3D में 9 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये हुए 9 इलेक्ट्रॉन 3D के। 4s खाली पड़ा हुआ है और 4p खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हिसाब से इसका हाइब्रिडेशन होना क्या चाहिए था, हमें 4 चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल 4 लिगेंड आ रहे हैं, sp3 होना चाहिए था, लेकिन sp3 नहीं होता इसमें। इसका जो हाइब्रिडेशन होता है, जो शेप होती है, वो dsp2 के हिसाब से होती है। तो इसमें थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर चलता है। यहाँ पर क्या एबनॉर्मल बिहेवियर चलता है, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके p में आ जाता है। और जब इसमें जंप करके इधर आएगा तो नई सिचुएशन कुछ इस टाइप की हो जाती है इस केस में। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या होगा, ये डी, ये वाले जो 4 ऑर्बिटल हैं,
ये बन जाएंगे आपके पास में DsP2 और शेप क्या हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेन प्लेन। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस है, इसको ऐसी चीज और कहीं नहीं देखने को मिली थी, केवल इसी में देखने को मिलती है, तो ये भी हमें याद रखना है। लिख लीजिए। पेयरिंग का तो कोई मतलब था ही नहीं इसमें, पेयरिंग तो किसकी होती, पेयरिंग के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना अनपेयर्ड, पेयरिंग का तो चक्कर था नहीं। इसमें एक अलग ही हो रहा है, जंप करके 4p में जा रहा है और कॉम्प्लेक्स आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ds। मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा जा सकता है इस कंपाउंड का, कितना हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको इस तरीके से पूछा जाएगा कि कॉपर आयन, कॉपर +2 आयन अमोनिया के सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स बना उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए क्या होगा। तो वो ये है वो कंपाउंड। डन। हाँ जी, हेडिंग डाल लीजिए, लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी की लिमिटेशन क्या क्या है। लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। फर्स्ट लिखिए, it does not make exact prediction, it does not make exact prediction regarding the tetrahedral or square planar structure, the tetrahedral or square planar structure of 4 coordinated complex of 4 coordinated complex। हाँ जी अग्रिमा, जरा एक्सप्लेन कीजिए इस लाइन को, क्या कह रहा है ये लिमिटेशन में। सर ये उसी पे है कि जैसे हमने प्लैटिनम में भी बोला ना कि वो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प कि हमारा उसमें मतलब जो पीछे लगाया है हमने वो Cl- कि सारी वीक लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है अपने साथ, तो ऑब्वियसली फिर वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज। ना प्लेटिनम तक भी जाने की जरूरत नहीं है, जो कल हमने निकल वाला भी पढ़ा था ना, जो कृति ने एक्सप्लेन किया था, उसमें भी वो मैंने आपको एडिशनल चीजें बताई थी कि आप मान लीजिए Cl- वीक फील्ड है और Cn- आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं कहती इस बारे में। तो इसको तो पता ही नहीं है कि उसमें अगर 4 कोऑर्डिनेटेड है तो वो स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए या फिर टेट्राहेड्रल होना चाहिए। वो तो हमें कहां से पता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, जो अभी एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी थी। अदरवाइज ये तो सरेंडर करके है पूरा वीबीटी, इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी। ये तो जैसे उस वाले केस में जो स्टार्टिंग वाला केस हमने देखा था FeF6 और CONH3/6, तो उसमें एक में तो बाहर वाला आ गया था, एक में अंदर वाला आ गया था, तो इसको तो कुछ पता ही नहीं रहता है ना।
ठीक है, तो ये आपके पास लिमिटेशन हो गई, पहली लिमिटेशन। हाँ जी, इसके बाद सेकंड लिखिए। देखिए, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, it does not distinguish between a strong field ligand and weak field ligand. It does not distinguish between a strong field ligand and weak field ligand. इसको पता ही नहीं है कि लिगेंड्स का अलग अलग फील्ड भी हो सकता है, तो सब तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पता चलेगा। नेक्स्ट, आगे लिखिए, इट हैज नथिंग टू से अबाउट, इट हैज नथिंग टू से अबाउट। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। आपके ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, ये ज्यादातर सब कलरफुल होते हैं। किसी का कुछ कलर होगा, ग्रीन, कोई ब्लू, कोई पिंक, कोई रेड, इस तरीके से सबका मतलब अपना अपना कलर होता है, और ज्यादातर सारे कलर वाले ही होते हैं ये। तो ये जो कलर है, और ये कलर जो अलग अलग में अलग अलग डिफरेंट हो रहा है, लीगेंड चेंज करने पे अलग हो जाएगा, इन सब के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई भी स्टेटमेंट नहीं देती है कि इसका कलर अगर ये है तो क्यों है, कैसे है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेनेशन हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिलता है। इसलिए मैंने अभी कलर का कुछ जिक्र अभी छेड़ा भी नहीं था। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि जो अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है, तो उसके बारे में, कलर के बारे में ये कोई भी कमेंट नहीं करती। देखिए, इट हैज नथिंग टू से अबाउट, इट हैज नथिंग टू से अबाउट द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रम से बना है वर्ड, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब कलर, spectral properties of coordination compound. It has nothing to say about the spectral properties of coordination compound. तो ये जो लिमिटेशंस इसकी रह गई हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, इनको समहाउ हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। काफी हद तक एक्सप्लेन करेगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन सब चीजों को। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। सर एमओटी नहीं होता, नहीं, इसमें एमओटी इसमें भी नहीं एमओटी होता होता है, इसमें इसमें भी ऑर्बिटल MOT होता थ्योरी? है, इसमें भी एमओटी होता है, लेकिन इसका जो एमओटी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में एमओटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमो एटॉमिक, नहीं क्या बोलते हैं उसको, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है। F2, O2, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, F2 प्लस, F2 माइनस, इस तरीके के कंपाउंड का है बस केवल हमारे सिलेबस में। ओके सर। होता है, इसमें भी एमओटी होता है। नेक्स्ट, तो ये आपके पास में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो थोड़ा बहुत शेप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो यहाँ क्लियर हुआ, खत्म हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं जहां तक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आईआईटी की आप अगर पिछले कुछ सालों के पेपर उठा के देखोगे, तो एक तो नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन वो दे देता है, कई बार आ जाता है नॉमेनक्लेचर जो हमने पढ़ा है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का भी क्वेश्चन मतलब अच्छे तरीके से पूछता है। ये मान लीजिए कि मोर देन वन में पूछता है कई बार, मतलब घुमा घुमा के। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और आईआईटी पूछता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म एक तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है, जैसे नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, और फिर उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप इसमें, आइसोमेरिज्म। हाँ जी, हेडिंग डाल दीजिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म
हाँ जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म मेनली कितने टाइप की थी? दो दो टाइप टाइप की टाइप कौन कौन से थे 2 टाइप? स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल एंड ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। यहाँ भी 2 टाइप की ही होगी, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। हाँ जी, उसमें स्ट्रक्चरल में कौन कौन से होते थे? चेन फंक्शनल फंक्शनल मेटामेरिज्म है ना, वो सब स्ट्रक्चरल यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ अलग टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रहेगी, वो अभी देखेंगे। और स्टीरियो वहाँ कौन कौन सी होती थी? ऑप्टिकल एंड Geometrical. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल वो सेम चलेगा यहाँ पर भी। यहाँ पर भी आपके पास में ज्योमेट्रिकल होगी और ऑप्टिकल होगी, वो चीज तो सेम रहेगी, मतलब नाम सेम है, बाकी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे हम उनको। और स्ट्रक्चरल में जो वहाँ चेन और पोजीशन वगैरह होता था, यहाँ कोई चेन है ही नहीं, तो कौन सी चेन आइसोमेरिज्म आएगी आपके पास में? तो यहाँ स्ट्रक्चरल अलग टाइप की है। हेडिंग डाल लीजिए आप इसमें। अच्छा, बेसिक वैसे डिफरेंस क्या हुआ करता था स्ट्रक्चरल में और स्टीरियो में? बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ करती थी? Orientation. तो ग्रुप्स की पोजीशन नहीं बदलती थी, स्पेशल अरेंजमेंट होता है स्टीरियो में बस। सर IUPAC ने Carbon chain सेम होते हैं स्टीरियो में। stereo. स्ट्रक्चरल में बताइए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या कौन से होते थे? इनमें बेसिक कनेक्टिविटी ही बदल जाती थी। याद आ रहा है टर्म? यही लिखवाया था एग्जैक्टली, बेसिक कनेक्टिविटी। Yes, sir. यस सर क्या होती थी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में? बेसिक कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। Different. और स्टीरियो में Same. बेसिक कनेक्टिविटी तो सेम होती है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है वो चीज तो सेम रहेगी, बट बेसिक कनेक्टिविटी सेम, लेकिन डिफरेंट क्या होता है इसमें? Orientation. इसमें जो ओरिएंटेशन है, कौन सा किस तरफ से आकर के जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, स्पेस में स्पेशियल स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट, बेसिक कनेक्टिविटी सेम और स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट, जबकि स्ट्रक्चर में बेसिक कनेक्टिविटी ही अलग अलग हो जाती है, कौन एटम किसके साथ जुड़ेगा वो वेरी कर जाता है। हेडिंग डाल दीजिए, एक एक करके पढ़ेंगे इसमें। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल में पहला आ रहा है आपके पास फर्स्ट, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। हाँ जी, किसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? देखिए सिंपल एग्जांपल से आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपके पास में 2 कंपाउंड है। हाँ जी, पहला कंपाउंड है आपके पास CO अमोनिया होल 5 सल्फेट और बाहर चल रहा है नाइट्रेट। और दूसरा कंपाउंड है आपके पास में कोबाल्ट अमोनिया होल 5 नाइट्रेट और बाहर चल रहा है सल्फेट। ध्यान से देखिए, आइसोमर्स है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ सेम है या नहीं है? यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो ऑब्वियसली आइसोमर तो हो गए। अब ये बताइए बेसिक कनेक्टिविटी सेम है या डिफरेंट है? बेसिक कनेक्टिविटी डिफरेंट है। Different. डिफरेंट अगर डिफरेंट है
तो ये कौन से आइसोमर हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर, अब आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनके आयोनाइजेशन से डिफरेंट डिफरेंट आयंस बनते हों, वो क्या हो जाते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो जाते हैं। इनका अगर आप आयोनाइजेशन करवाओगे तो इसमें पहले वाले में क्या बनेंगे आयन? एक कॉम्प्लेक्स आएगा और दूसरा जो काउंटर आयन आएगा वो नाइट्रेट आएगा, जबकि दूसरे वाले कंपाउंड में जो काउंटर आयन आएगा अलग से बाहर, वो सल्फेट आएगा। तो आयोनाइजेशन से जो आयन आपके पास प्रोड्यूस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमर। ये कब अराइज होगी? ऐसी आइसोमरिज्म कब अराइज होती है? कि जब आपका लिगेंड काउंटर आयन भी बन सके, आपके लिगेंड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो काउंटर आयन भी बन सके। जैसे नाइट्रेट है तो नाइट्रेट एक लिगेंड भी है और काउंटर आयन भी हो सकता है। सल्फेट है, सल्फेट एक काउंटर मतलब लिगेंड भी है और काउंटर आयन भी बन सकता है। तो अगर आपका लिगेंड काउंटर आयन बन सकता है तो वो कंपाउंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। लिखेंगे इसमें आयोनाइजेशन में, लिखिए दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर, this type of isomerism occurs when the counter ion in a coordination compound, when the counter ion in coordination compound is itself a ligand, and can displace a ligand to become counter ion, and can displace a ligand to become counter ion. हाँ जी, ये एग्जांपल लिख लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, कंपाउंड है प्लेटिनम अमोनिया होल 4 Cl2 बाहर Br2 एंड प्लेटिनम अमोनिया होल 4 Br2 और बाहर Cl2। अच्छा एक चीज ये बताइए कि इसमें अगर अंदर एक Cl और एक Br हो जाता और बाहर एक Cl और एक Br हो जाता तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, नहीं आ जाता? अभी जो मैंने दोनों लिखे हैं उसमें तो मैंने क्या किया है, एक में दोनों Cl अंदर हैं, एक में दोनों Cl बाहर हैं। हम ऐसा कर देते कि अंदर एक Cl एक Br और बाहर भी एक Cl और एक Br, तो वो भी बताओ इसी कैटेगरी में आता है नहीं आता आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में? Yes, sir. वो भी आता है इसी कैटेगरी में। ठीक है, लिख लीजिए ये एग्जांपल। सेकंड हेडिंग डालेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म
नाम से कोई बताइए, आप में से अगर कोई बता सके क्या हुआ इसमें, नाम से अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो। सर पानी। सर पानी की कनेक्टिविटी अलग अलग होगी दोनों में। देखिए इसमें आपके पास में क्या है ना, काउंटर आयन है और वो काउंटर आयन लिगेंड है। अब अगर मान लीजिए पानी है, तो ये बताइए पानी जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता है? यस सर। Yes. ऑब्वियसली लिगेंड हो सकता है ना, ब्रैकेट के अंदर आने का मतलब क्या है, लिगेंड की तरह बिहेव करे, बिल्कुल आ सकता है। और क्या पानी ब्रैकेट के बाहर आ सकता है? नहीं सर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में बिल्कुल आ सकता है, आयन के फॉर्म में नहीं, काउंटर आयन के फॉर्म में नहीं, किसके फॉर्म में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। तो एक एग्जांपल देखिए, CO NH3 का होल 4 H2O और Cl। हाँ जी, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज बता सकते हो क्या मुझे कितना है? +1। +2। +1 नहीं होगा जी, +2 होगा। कोबाल्ट के +2 बारे में कुछ बताया है, 6 +3 होती है जब 6 +3 और ये अच्छा -1 कोऑर्डिनेट होते हैं। +2 आएगा। +2 आएगा। तो +2 को काउंटर करने के लिए हमने यहाँ लगा दिया है Cl2, ये है कॉम्प्लेक्स। एक तो ये है, और एक दूसरा देखो आप, NH3 का होल 4 Cl2। अब बताइए ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +1। +1। सिंपल एक Cl काउंटर करने के लिए, और डॉट, यहाँ पे डॉट लगाते हुए H2O, डॉट H2O। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल वही काम हो रहा है कि एक आयन जो है वो अंदर था फिर बाहर आ गया। यहाँ पर पानी जो है वो कभी अंदर है कभी बाहर है, तो इसको हमने आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में ही क्यों नहीं इंक्लूड कर लिया? क्योंकि पानी आयन बिल्कुल नहीं जैसा होता। ही तो है, वाटर बस अंदर अंतर आयन के है कि वो वाटर काउंटर आयन नहीं है यहाँ पे। भाई आयोनाइजेशन में हम साफ साफ आयन की बात करते हैं, पानी आयन तो है नहीं, तो उसको जबरदस्ती क्यों आयोनाइजेशन में ऐड किया जाए? है उसके जैसा ही, नाम अलग कर दिया है। क्या नाम कर दिया है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। केवल पानी जब होगा लीगेंड की तरह तब वो कंपाउंड शो कर पाएंगे। लिख लीजिए, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सर वाटर भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को स्टेबल करने का काम करेगा। क्या कह रहे हो? तो जैसे काउंटर आयन हमें वो उसका नेट चार्ज 0 करने के लिए चाहिए होता था ना, हाँ कोऑर्डिनेशन जी, एंटिटी। तो हाँ हाँ। वाटर भी ऐसा ही कुछ करेगा। नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसे चाहिए होता है वो वाली बात नहीं है। अगर वो नेचर में कभी भी एग्जिस्ट करेगा तो वो आयन के फॉर्म में नहीं, वो कुछ ना कुछ एनायन के साथ जुड़ के वैसे ही एग्जिस्ट करता है। उस तरीके से वो पानी भी, कई कंपाउंड ऐसे होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करके ही रखते हैं। जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, तो यस बचपन से यस। पढ़ा हुआ है आपने, उसके साथ वो 5H2 होता ही है जिसको हम वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो अब स्टेबल करने के काम में आएगा ऐसा मत कहो आप। अब ये कहिए कि अगर CuSO4 हमने हवा में रख दिया, सिंपल CuSO4, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर ही लेता है, डॉट 5H2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ओके सर। थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? क्या कर रहे थे भाई इतनी देर से, ऊपर वाला अभी तक नहीं लिखा तुमने? अच्छा, तीसरी में आ रही है अब इसमें स्ट्रक्चर में लिंकेज आइसोमेरिज्म। हो गया।
थोड़ा सोचिए लिंकेज क्या होना चाहिए लिंकेज में, सोचिए थोड़ा सोचिए इसमें क्या होना चाहिए। सर कोई ऐसा लिगेंड जो दो उससे कनेक्ट हो सकता सर है। जैसे कल ब्रिज वाला था उसी से CN और NC इंटरचेंज ये ब्रिज वाला नहीं वैसा। है, बड़ा सिंपल सा केस है, एग्जांपल से समझा देते हैं, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। कोबाल्ट NO2 NH3 O5। हाँ जी, ब्रैकेट के ऊपर चार्ज बताइए कितना होगा। ब्रैकेट के ऊपर चार्ज बताइए कितना होगा ब्रैकेट के ऊपर। +4 +4 कहाँ से आया +4? +3 कोबाल्ट और हाँ, +1 और नाइट्रेट ये नाइट्राइट है, मतलब NO2 माइनस है, ये +2 NO2 माइनस, नाइट्रोनियम नाइट्रोनियम नाइट्राइट है, +2 है। +2 को काउंटर करने के लिए हमने यहाँ Cl2 लिखा हुआ है। एक तो ये है, एंड दूसरा देखो CO ONO NH3 O5 और Cl2। हाँ जी, ध्यान से समझिए क्या चेंज हुआ है यहाँ पर, क्या चेंज हुआ है यहाँ पर? NO2 में जो लिंकेज जो लिंकेज थी वो बदल है। कैसा लिगेंड था ये? एम्बिडेंट एम्बिडेंटेड लिगेंड में आप जानते हो कि उसमें दो साइड होती है लोन पे डोनेट करने की, कोऑर्डिनेशन करने की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की। NO2 में वो कहाँ से डोनेट कर रहा होगा? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से। नाम होता है उसका नाइट्राइटो N, याद हो तो आपको। यस और ONO में कहाँ से डोनेट कर रहा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। नाम होता है उसका नाइट्राइटो O। तो लिंकेज अलग हुआ, कहाँ से लिंकिंग है, उस पर्टिकुलर लिगेंड की लिंकिंग कहाँ से है वो अलग है, बस इसलिए नाम दे देते हैं इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म। कब अराइज होगी ये एम्बिडेंटेट लिगेंड के केस में अराइज होगी, लिख लीजिए। CN NC SCN NCS उन सब केसेस में अराइज। हाँ जी, नेक्स्ट आ रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समझिए। पहले इसमें लिखो, इट अराइजेस in coordination compounds of type लिख दीजिए। हाँ जी, ये वाला टाइप समझ में आ गया क्या आपको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या टाइप लिखा है? क्या टाइप समझ में आ रहा है? टाइप ये है
काउंटर आयन की जगह एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कैटायन एंड एनायन बोथ आर कॉम्प्लेक्स। देखो अब तक जैसे हम पढ़ रहे थे इसमें देखो आपका कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स है, एनायन नहीं है कॉम्प्लेक्स। फिर जैसे हमने K4FeCN6 पढ़ा था उसमें एनायन कॉम्प्लेक्स था, कैटायन नहीं था कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब जो हम कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म पढ़ने जा रहे हैं ये किस टाइप की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगी, जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखो, कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 ब्रैकेट क्लोज, क्रोमियम साइनाइड का होल 6 ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी, बता सकते हो दोनों ब्रैकेट के ऊपर कितना कितना चार्ज होगा इंडिविजुअल? 3+ लेफ्ट वाली पे कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है? 3 +3। और +3 एनायन के ऊपर कितना चार्ज है? -3। समझ में आ रहा है वो -3 कैसे है? क्योंकि क्रोमियम +3 में है और साइनाइड जो है वो -1 में होता है। 6 पे मिला के -6 हो गया, -6 और +3 कितना हो गया? -3। ठीक है, यस सर। तो ये कंपाउंड। और अब देखिए इसका मैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे बना रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए क्या कर रहे हैं। समझ में आया कि क्या कर दिया हमने यहाँ पर? यस यस सर। इसके लिगेंड थे उसको दूसरे का लिगेंड बना दिया, जो उसका लिगेंड था उसको दूसरे का लिगेंड बना दिया। यस और ऐसा नहीं है सारे के सारे लिगेंड चेंज करो ना, ये तो मैंने केवल एक एग्जांपल बताया है आपको। आप एक काम कर सकते थे, कोबाल्ट के साथ कितने अमोनिया है? 6। आपको 6 के 6 अमोनिया हटाने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक हटा करके भी बना सकते थे, अब 2 हटा करके भी बना सकते हो, अब 3 हटा करके भी बना सकते हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो अपने हिसाब से। अब बस ये बताइए जो मैंने कंपाउंड में लिखा है ये क्या सही लिख दिया क्या, या गलत है ये लिखने में? ये लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, चेंज करते हुए हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान से देखिए, ये कैटायन है बाद वाला, कैटायन पहले ये आ गया। एनायन है। यस सर, पहले पहले कैटायन। तो इसको आपको पहले लिखना चाहिए और इसको आपको बाद में लिखना चाहिए। तो आप जब लिखो तो इसको पहले लिखना, इसको बाद में लिखना। ये हो गए आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर। लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए। हाउ मैनी आइसोमर्स, आइसोमर मत लिखो क्योंकि आइसोमर में तो फिर ऑप्टिकल और वो भी आ जाएंगे, वो तो अभी हमने पढ़ा नहीं है। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स are possible for PT अमोनिया का होल 4, PT Cl का होल 6। बताएंगे। देखिए लिखने में स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गया है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर ना तो कोई आयोनाइजेशन आइसोमर बनेगा, है ना, क्योंकि काउंटर आयन नहीं है ना, वो तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही है ना। हाइड्रेट आइसोमर
ना यहाँ पे लिंकेज वाली चीज है। बेसिकली आपसे पूछा केवल कोऑर्डिनेशन आइसोमर ही जा रहा है, लेकिन लिखा उसने स्ट्रक्चर आइसोमर। बताइए। अच्छा, वैसे ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, इस वाले प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इस वाले प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका? एक में +6 एक में 0। यस सर। पहले वाले में अगर मान लेते हैं x है और दूसरे वाले में मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट y है, क्या आप ये कह सकते हो कि x प्लस वाई की वैल्यू +6 होगी? बोलो, कह सकते हो क्या? यस यस कैसे सर। +6? क्योंकि पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज 0 है और इसमें जो एनायन है Cl वो -6 में है। अमोनिया पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो अगर Cl 6- है तो कहीं +6 भी तो आ रहा होगा। तो +6 किसका आ रहा होगा? प्लेटिनम पे। अब ये 6 तो बांटने के कई तरीके हैं हमारे पास में। कौन कौन से? 1 5 2 4 3 3। क्या करें इसमें? हाँ जी, क्या करें इसमें? अब हम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे। कैसे यूज सर करेंगे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अभी नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, अभी अभी हमने, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ इसमें क्या क्या हो सकता है। जो हो सकता है वो तो मैंने बता दिया। 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 3 हो सकता है। क्या हो सकता है वो नहीं, हमें तो बताना है क्या है, एक्चुअल में क्या है वो हमें बताना है। अभी आपने कंपाउंड पढ़ा था आज की क्लास की स्टार्टिंग में, PtCl4 2-। ये बताइए इसमें प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर या कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था? 4 बना रहा था क्या? यस सर। यस सर और इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +2 +2। +2। तो हमें पता चल गया कुछ। क्या पता चल गया हमें? नाइट अमोनिया वाले के चार साथ bonds एक्स की वैल्यू 2 X हमें की क्या वैल्यू पता चल गया? हमें पता चल गया कि जब प्लेटिनम 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो जो अमोनिया वाला है उसमें प्लेटिनम +2 वाला है, और यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो अब फिर पता लगाओ आप कौन सा वाला होगा। ऐसे तो फिर पता चल ही गया, अगर ये 2 है तो ऑब्वियसली +4 ही होगा। और आपके कैटायन के ऊपर और एनायन के ऊपर कितना कितना चार्ज आ रहा है? +2 एंड -2। +2 एंड -2। चलिए बताइए क्वेश्चन क्या होगा आंसर? सर इसमें फर्क नहीं पड़ेगा वीक फील्ड लिगेंड का Cl और NH3 के? किस चीज पे? सर Cl और NH3 के वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड का फर्क नहीं पड़ेगा? आंखें खोलना शिवम, अच्छे तरीके से आंखें खोलना, एकदम बिल्कुल झपकाना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं झपकाना है। ये नोट दिख रहा है येलो में, पढ़ना जरा क्या कह रहा है। समझ गया सर। क्यों सो जाती हो तुम चलती क्लास में? रात को सोया करो भाई, क्लास में नहीं सोते हैं। ट्राई करो, मैं ठंड पानी पी के आता हूँ।
माधव तुम्हारा आंसर 3 बार तो चेंज हो चुका है, तुम सोच लो आराम से तब जवाब देना। हाँ भाई, जिसका हो गया है जरा हैंड रेज कर दीजिए। किसी का भी नहीं हुआ? नो हैंड रेज। तुक्के मार रहे हो क्या भाई? सर शायद से कोई भी नहीं आएगा। हाँ सर कोई भी नहीं आएगा शायद। अरे यार ऐसे थोड़ा ना आएंगे भाई, आएंगे, नंबर तो आएगा, वो नंबर बस बताना है। सर 1 मिनट सर, अभी माधव ने पहले भेजा 24, सॉरी सर 12, फिर कह रहा सर 13 आई थिंक, कह रहा सर सॉरी 18 इज माय फाइनल आंसर। इतने जल्दी जल्दी कैसे आंसर बदलते हैं तुम्हारे माधव? अर्नब गोयल, सर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में लिगेंड्स की कोई रिएक्टिविटी सीरीज होती है क्या, कि कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं? अरे यार स्ट्रॉन्ग के लिए वो सीएफटी बताएगी ना, उसका आइसोमेरिज्म से क्या लेना देना है? बिल्कुल होती है, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है पूरी सीरीज हम पढ़ेंगे, बट वो आइसोमेरिज्म से कोई लेना देना नहीं है ना, वो सीएफटी में पढ़ेंगे हम अपना। सर बस 1 मिनट। हाँ जी स्टार्ट करें। सर 4 आएंगे। 4 आएंगे। देखते हैं इधर देखो। हाँ जी सबसे पहले ये जो प्लेटिनम +2 वाला है, +2 वाला जो प्लेटिनम है आपका, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, अभी क्या सिचुएशन है? अमोनिया के हिसाब से बात कर रहे हैं भैया हम केवल। सीएल फिर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा जहां उसको जैसे आना होगा, सबको मत लेके चलो कंफ्यूजन होगा। अभी सिचुएशन क्या है इसमें? अमोनिया है 4, क्लोरीन 0 है। और क्या कर सकते हो आप इसमें? टोटल लिगेंड तो आपको 4 ही रखने हैं क्योंकि +2 वाला है। हाँ जी 4 0। और क्या कर सकते हो आप? अमोनिया 3 रख लो, यस सर। 1 हो जाएगा। हाँ जी और क्या कर सकते हैं हम? 2 अमोनिया 2 कर लो, दोनों दो 2 क्लोरीन कर लो उसमें। और क्या कर सकते हैं? 1 हम और 1 रहने एक 3 क्लोरीन। दो। या फिर क्या कर सकते हो आप? चारों के चारों अमोनिया गायब कर दो, चारों के चारों क्या ले आओ आप? क्लोरीन ले आओ उसमें। अब आपको इस वाले के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये केस अपने आप में इसको एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? कि भाई अगर 3 अमोनिया यहाँ है और 1 क्लोरीन यहाँ है, तो फिर ऑब्वियसली इस वाले केस में, इस वाले केस के करस्पॉन्डिंग आपका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा वो कैसे बन रहा होगा? तो बन रहा होगा PT NH3 होल थ्राइस Cl, दूसरा ब्रैकेट PT। हाँ भाई एक तो अमोनिया आ गया है हमारा और एक CL5 क्लोरीन। तो जो 6 थे उनमें से 5 रह गए, एक आपका अमोनिया, तो अपने आप ही उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा।
अब ये बताइए इन 5 के अलावा और कोई केस आपको समझ में आ रहा हो तो? Madhav, you think 13 and you think 12, you think 18. 18 is your final answer. How is 18 your final answer? हाँ भाई ये बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या आएगा आंसर इसका? 5 सर जो 0 और 4 वाला है वो 2 और 2 के साथ शायद रिपीट करेगा। कौन सा वाला? 0 4 वाला जो लास्ट केस है वो 2 और 2 के साथ रिपीट करेगा शायद। नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेगा। इधर देखो, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये 2 और 2 वाला केस है, तो 2 और 2 वाला देखो क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स। तुम ही बताओ, 2 और 2 वाला कॉम्प्लेक्स बताओ क्या बनेगा, बोलो। सर PT NH2 NH3 होल ट्वाइस Cl आगे Cl2 आगे बोलो। और वो PT NH3 होल ट्वाइस ट्वाइस और Cl4। Cl4। अगला बोलो, कौन से करते हैं? 0 4 के साथ करेगा? अच्छा ठीक है सर। नहीं करेगा, ठीक है। हाँ समझ गया। हाँ जी, लिख सर लेंगे सब लोग। हाँ जब हम आइसोमर बनाते हैं दूसरा हाँ कोऑर्डिनेशन हाँ। आइसोमर, तो जरूरी है कि जैसे जो दोनों के कटायन होंगे उनका चार्ज सेम होना चाहिए ओवरऑल? हाँ जी, उसमें नहीं छेड़छाड़ करनी है कुछ भी, केवल लीगेंड इधर उधर लेके जाने हैं आपको। जो आपके पास में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, इसमें एक और आती है, हालांकि मेन काम की तो ये 4 ही हैं आइसोमेरिज्म। अब वो तो फिर एक दो कई अलग अलग बुक में लिखी हुई मिल जाती है, इसलिए आपको पढ़ा देते हैं, बाकी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आती है आपके पास में लीगेंड आइसोमेरिज्म। क्या है लीगेंड आइसोमेरिज्म? देखो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आपको सीधे समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग वैसे लगाना नहीं है। मेन 4 ही हैं जो मैंने ऊपर लिखवा दिया आपको। सॉरी। कोबाल्ट, एनिलीन। एनिलीन बताइए लीगेंड होगा या नहीं होगा? एनिलीन होगा सर। होगा हो सर। सकता है, लेकिन एनिलीन नहीं ले रहे हैं हम, ले रहे हैं पैरा पे मिथाइल लगा करके एनिलीन। 6 चार्ज बता सकते हो कितना होगा ब्रैकेट के ऊपर? +3 +3। एक तो ये है। आगे समझ में कुछ है नहीं इसमें। लीगेंड का आइसोमर अगर आ जाए, अगर एक में एक लीगेंड है और उसमें दूसरे में लीगेंड का आइसोमर आ जाए, तो उसको फिर हम लीगेंड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एक में पैरा वाला है, एक में मेटा वाला है, दोनों क्या है? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स, जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे। तो यहाँ लीगेंड दोनों आइसोमर वाले आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया लीगेंड आइसोमर। क्लियर है? चलिए हेडिंग डाल दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल।
सब हेडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसमें अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। इन 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। चलो भाई शुरुआत करते हैं। ये बताइए जो आपका 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होगा इसकी शेप क्या क्या हो सकती है? स्क्वायर प्लानर, sp3 और ds टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल या फिर प्लेनर। ये शेप टेट्राहेड्रल, एक हो सकती है स्क्वायर प्लेनर। चलिए ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा याद करते हैं। ऑर्गेनिक में जो हमने पढ़ा है सिस ट्रांस वाला, तो उसमें आप कहते थे कि दोनों सेम साइड पे हैं तो सिस, और अपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस। टेट्राहेड्रल में जो 4 पोजीशन है उनमें से अपोजिट कौन सी? टेट्राहेड्रल में जो 4 पोजीशंस होती हैं आपकी, इनमें से अपोजिट कौन सी? सर सारी इक्विवेलेंट होती हैं। यस सर। तो सारी एडजेसेंट है भाई, कोई अपोजिट है ही नहीं। यस सर। अच्छा ये बताइए स्क्वायर प्लेनर में? सभी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। स्क्वायर प्लेनर में है भाई ये दोनों जो हैं वो, अगर मैं इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलूं, थोड़ा सही से बना लेते हैं उसको। बीच में सेंट्रल मेटल है, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड। अगर मैं इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोल दूं, हाँ जी, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड और थर्ड तो क्या है? एडजस्ट। और फर्स्ट के रिस्पेक्ट में फोर्थ क्या है? ऑपोजिट। ऑपोजिट। ऐसे ही सेकंड के रिस्पेक्ट में थर्ड क्या है? ऑपोजिट। और फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है? एडजेसेंट। जबकि इस केस में अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखोगे सब एडजेसेंट है, हर एक का एंगल दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट है। टोटल 6 एंगल है, 6 के 6 एंगल आपके पास कितने होते हैं इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब इसमें सारी पोजीशन, ऑल पोजीशंस आर एडजेसेंट। टेट्राहेड्रल में क्या है? ऑल पोजीशंस आर एडजेसेंट। आप इसमें कभी बोल पाओगे फिर टेट्राहेड्रल में कि ये सिस है और ये ट्रांस है, ऐसा कुछ बोल पाओगे कभी? हाँ जी, बोल पाओगे? नो नहीं। इसीलिए टेट्राहेड्रल वाली जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते। केवल कौन शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 4 वाले में? कौन शो करेगा? बस स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेनर वाला शो करेगा, टेट्राहेड्रल शो नहीं करता है। आ रही है सबको बात समझ में? यस सर। अब उसमें एक एक करके हम देखते हैं कि किस किस टाइप के आपके पास कंपाउंड हो सकते हैं। चलिए पहला, एकदम सिंपल से शुरुआत कीजिए। हाँ जी बताइए क्या हो सकता है आपका कंपाउंड 4 कोऑर्डिनेटेड वाला? एक सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम होगा ही होगा, 4 लिगेंड होंगे, 4 लिगेंड सेम टाइप के कर दीजिए, एकदम एक जैसे, M4 टाइप का। जैसे अभी अभी हमने वो पढ़ा है PTCl4, बताओ इसी कैटेगरी का है नहीं है? चारों लिगेंड एक जैसे।
ठीक, तो पहली बात तो हम बात सिर्फ और सिर्फ अब किसकी कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर वालों की बात कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें होती ही नहीं है। अब सारे स्क्वायर प्लेनर ले रहे हैं, अब उसमें देखेंगे कि वो शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक, MA4 में बताइए क्या ये कर सकता है क्या, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो? नो सर। No, sir. इसमें क्या सिस क्या ट्रांस, सब तो यही है। क्या बोलोगे आप, किसी को बोल ही नहीं सकते कि भाई ये दोनों तो ट्रांस पे हैं और ये सिस पे हैं, सब तो एक जैसे ही। इसका मतलब ये GI शो नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ जाइए। हाँ जी, नेक्स्ट वेरिएशन बताइए क्या होगा। MA3B. MA3B व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, शो करेगा या नहीं करेगा, सोच लो दिमाग में। नहीं करे। नहीं नहीं। करेगा। No, sir. एक तो B है, लेकिन उसके साथ फिर क्या भाई, ए सिस पे भी है ट्रांस पे भी, तो कैसे फिर दूसरा कैसे बनाओगे आप? हमेशा ऐसे ही रहेगा, नहीं बन सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट वेरिएशन बताइए। MA2B2. MA2B2 हाँ जी, होगा क्या? हो जाएगा। Yes, sir. हो Yes. और सर। अगर हो जाएगा तो फिर तो ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको। कर दो इसके दोनों आइसोमर। ए ए बी बी ए ए बी बी। ये पहला वाला आइसोमर कौन सा है? सिस। Cis. और ये वाला आइसोमर कौन सा है? ट्रांस। अगला बताइए, नेक्स्ट वेरिएशन क्या हो सकता है? MAB3. MA2BC। हाँ जी, फोर्थ वेरिएशन। MA2BC। MA2BC MA2BC बताइए करेगा क्या, बोलिए। सर करेगा। करेगा। बताओ बताओ कैसे बनाएं। बोलिए। पहले एक बारी दोनों है ऑपोजिट। पहले दोनों एक को सिस पे कर दो, फिर दोनों एक को ट्रांस पे कर दो। और भी कोई तरीका है क्या इसके अलावा इनको लगाने का इसमें? और कोई तरीका नहीं है? ये कौन सा है? Cis. ये कौन सा है? Trans. सिस और ट्रांस किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम? एक ही एक है। ही। नेक्स्ट, अगला बताइए, नेक्स्ट वेरिएशन MAB। बोलिए। MAB3 सर सारी अलग हो जाए। MAB हाँ जी, करेगा क्या? यस। No. बिल्कुल करेगा, बताइए क्या क्या करेगा। पहले AB को एडजेसेंट फिर ट्रांस पे कर। सर E1 E2 हाँ? करके सर क्या क्या होता है सर वो EZ Sir, E और Z. EZ वो तो ठीक है, इजी तो बोलेंगे। बताओ जरा पहले कहाँ पे क्या क्या रखें। पहले A और B एडजेसेंट फिर फिर A और हाँ? C रख दो एडजेसेंट। एडजेसेंट पे रख रहे हो, अपोजिट पे देख लो पहले। हाँ जी, ए के साथ बी रख दिया है एडजेसेंट पे, एक के साथ सी रख दिया है एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट कह रहा हूँ। ए के साथ बी रख दिया है अपोजिट पे, ए के साथ सी रख दिया है अपोजिट पे, और A के साथ D। और ए के साथ डी रख दिया है। अब जो दो बचे हैं वो मैटर नहीं करेगा कहाँ रख रहे हो।
मेरे तो 3 बने हैं, 3 के अलावा और कोई बन रहा है आपका? नो सर। सोच लीजिए आप हमसे 3 के अलावा और कोई चौथा बन रहा हो। सोचिए कुछ तो बन रहा होगा, फिर मैं बता दूंगा कि वो क्यों नहीं है। कुछ तो वेरिएशन आ रहा होगा भाई आपके ना, या यही 3 सोच रहे थे आप भी? सर हम तो 3 सोच ही नहीं रहे थे, हम तो 2 ही सोच रहे थे, हमको इजेड बोल रहे थे हमको। तो कौन सा ई है कौन सा जेड है इसमें से रितेश? रितेश सर वो तो प्रायोरिटी बताएगी सर। हाँ जी, इसमें कोई इजेड का चक्कर नहीं है, कोई सिस्टांस नहीं है, कोई इजेड नहीं है, ये बस 3 आइसोमर हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इसमें नोमेनक्लेचर नहीं होता। ठीक है, और 3 ही होंगे इसमें, 3 के अलावा चौथा नहीं होगा। अगर आप चौथा कोई बना रहे हो तो ध्यान से देखना, उन तीनों में से कोई ना कोई सा रिपीट करवा रहे हो। यस सर, वो हो रहा है। ठीक है, ये 5 केस लिख लीजिए आप इसमें, बाकी नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसको ये तक रखते हैं। अरे चैप्टर कितना लग गया बताओ? हाँ ये वाला चैप्टर कितना पढ़ा है अभी? है अभी तो चैप्टर तो। नहीं तो सर अभी कल भी यही क्लास लगा रहे थे इनऑर्गेनिक की। क्या कह रहे हो? कल भी यही क्लास लगा लेते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक की क्लास लगा लेते कल भी। यस सर, ऑर्गेनिक कंप्लीट होने वाली तो है। एक्चुअली एक लेक्चर मेरे को ऑर्गेनिक में भी चाहिए था, वो कंप्लीट करवा देता मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अभी तो आइसोमेरिज्म कंटिन्यू कर लेंगे, ज्योमेट्रिकल जैसे ही खत्म होगा फिर रुक जाएंगे, ज्योमेट्रिकल Yes. तक पूरा करवा देंगे। हाँ, यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर एंड करता हूँ।